हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? दोस्तों, आज हम ईवीएस पेडागॉजी में सीटेट 3 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? क्या होता है कि जो विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं होती हैं, यानी कि जो बाल केंद्रित क्लास होती है, उसमें क्या होता है कि विद्यार्थियों के लिए हम क्या करते हैं, एक ऐसा माहौल देते हैं जिसमें बच्चा अच्छे से लर्निंग कर सके। तो आपको बताना है कि इसी बात को इन ऑप्शंस में से कौन सा है जो उस पर बल देता है। पहला ऑप्शन है हमारा, शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें व अनुशासित रहें। दूसरा ऑप्शन है, शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। तीसरा ऑप्शन है, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज या अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। चौथा ऑप्शन है, कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। तो आपको बताना है कि कौन सा है जो बाल केंद्रित जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है उस पर फोकस कर रहा है। शिक्षक निर्देश देता है तथा विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे उसका पालन करें व अनुशासित रहें। मतलब शिक्षक क्या कर रहा है, मेन भूमिका में आ जा रहा है। शिक्षक क्या कर रहा है, उन बच्चों को निर्देश दे रहा है कि आप इसी तरह कार्य करें। तो वो उनसे अपेक्षा करता है कि बच्चे जो है हम जैसे कहें वैसे ही करें। तो ये चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात नहीं कर रहा है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ता है, श्यामपट्ट पर प्रश्न लिखता है और विद्यार्थियों से उन्हें लिखने को कहता है। तो इसमें क्या होगा कि विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो शिक्षक ने लिखा है उसको लिख रहे हैं। अगेन क्या है, शिक्षक जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, बच्चे उसकी अपेक्षा कम एक्टिव हैं। तो ये भी गलत हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है, शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है कि वे अवलोकन करें, खोज या अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों की समझ विकसित करें। क्या कर रहा है, शिक्षक ऐसी परिस्थितियां उपलब्ध करा रहा है विद्यार्थियों को कि वो क्या करें, ऐसे अवसर उन्हें दे रहा है कि वो अवलोकन करें, वो खुद से देख सकें, कुछ खोज सकें, कुछ नया कर सकें, प्रश्न कर सकें टीचर से और कुछ प्रयोग अपने से कर सकें और अलग अलग चीज़ों को अपने खुद से ज्ञान को अपने खुद के अनुभव से समझ सके। तो ये हमारा क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात कर रहे हैं। इसमें आप क्या है, इसमें जो बच्चा है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बच्चा जो है खुद से कर रहा है काम। तो क्या है, ये चाइल्ड सेंटर्ड या विद्यार्थी केंद्रित कक्षा की बात हो रही है। कक्षा की गतिविधियों को शिक्षक नियंत्रित करता है तथा उसमें विद्यार्थियों की भागीदारी कम से कम होती है। तो यहाँ क्या है, बच्चा जो है पैसिव है लेकिन टीचर क्या है यहाँ पे एक्टिव है। तो हमें क्या करना है, स्टूडेंट को एक्टिव करना है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनके अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उसके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा। मतलब एक कक्षा 5 का एक चैप्टर पढ़ा रहे हैं टीचर, दीवार के उस पार। दीवार के उस पार एक शिक्षक जो है वो पढ़ा रहे हैं, उनका नाम आरिफ है। तो वो बच्चों से कहते हैं कि जो खेल आप खेलते हैं उसके अनुभव हमसे साझा कीजिए। मतलब अपनी क्लास में उन्होंने कहा सभी स्टूडेंट्स को कि आप अपने अपने अनुभवों को साझा कीजिए, जो भी खेल आप उससे खेलते हैं। तो ये उनका प्रयास है, इसमें से किस बात को वो सबसे ज़्यादा प्रमोट करना चाहते हैं। पहला ऑप्शन है, खेलों से संबंधित नियम की समझ का विकास। दूसरा ऑप्शन है, खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास। तीसरा ऑप्शन है, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना। चौथा ऑप्शन है, व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास। तो इसके द्वारा शिक्षक क्या करना चाहते हैं, खेलों से संबंधित नियम की समझ तो बच्चों में है क्योंकि वो खेल खेल रहे हैं। खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास, मतलब खेलों से संबंधित जो मूल्य हैं, जब बच्चे एक दूसरे से खेल रहे हैं तो
उनका यहाँ पे क्या है, दीवार के उस पार, मतलब ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ये कहा जाता है कि कुछ लीक से हटके काम करें, कुछ लड़कियां जिनको अवसर नहीं मिलता है उनको अवसर दिया जाए तो वो कुछ अच्छा कर सकती हैं इस फील्ड में, ये इसकी बात इसमें की गई है। तो क्या किया जाए, कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़के व लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर तथा टीम भावना, ये इसमें इस बात को देखना चाहते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में यही है कि अगर मौका दिया जाए तो जिनको हम जो मतलब जो उनको हम घर तक सिर्फ सीमित रखते हैं और सोचते हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन हम जब उन्हें मौका देंगे तो वो भी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हैं अलग अलग फील्ड्स में। तो यही वो इसमें बताना चाहते हैं कि लड़के व लड़कियों में के लिए एक जैसे हम खेल सकते हैं, और सभी को अगर हम समान अवसर दें, टीम भावना विकसित करें, तो क्या होगा कि सबको समान अवसर मिलेगा और सभी अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे। व्यक्तिगत अनुभव को साझा करने की क्षमता का विकास, तो नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब आपको बताना है कि इसमें से कौन सी विधि है जो प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ को और अच्छे से बच्चों को बता सकती है। पहला ऑप्शन है व्याख्यान विधि, दूसरा ऑप्शन है चॉक एवं टॉक विधि, तीसरा ऑप्शन है जांच आधारित शिक्षण, चौथा ऑप्शन है जग एवं मग पद्धति। तो व्याख्यान विधि में क्या होता है कि आप किसी चीज की व्याख्या करते हैं, लेक्चर मेथड जिसको हम कहते हैं। तो बच्चों के लिए एक मतलब छोटे बच्चों की प्राथमिक कक्षाओं के लिए ये तो नहीं सही है। चॉक एवं टॉक विधि मतलब क्या कीजिए कि टीचर जो है यहाँ पे अगेन जो है टीचर यहाँ पे एक्टिव है, चॉक से मतलब जो लिख रहा है बच्चा और वो उनको समझा रहा है टीचर, और बच्चे जो है वो चीज़ों को उतार रहे हैं। जांच आधारित शिक्षण मतलब क्या कीजिए कि आप बच्चों को कुछ सिखाइए, फिर उसको चेक कीजिए कि बच्चे ने कितना सीखा, फिर आप अपनी टीचिंग मेथड में फिर कुछ सुधार कीजिए, फिर आप बच्चों को सिखाइए। तो ये क्या है, जांच आधारित शिक्षण है। मतलब क्या कर रहे हैं, आप चेक करते चल रहे हैं उसी टाइम कि बच्चे को कितना समझ में आया है। अगर बच्चे को नहीं समझ में आया है तो आप क्या करेंगे, अपनी टीचिंग जो मेथड है उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे। जग एवं मग पद्धति, तो ये भी नहीं, कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। क्या करेंगे हम कि बच्चे को सिखाएंगे, उसी समय चेक करेंगे कि बच्चे को कितना समझ में आया है। अगर बच्चे को चीज़ें नहीं समझ में आई हैं तो हम अपनी टेक्निक में कुछ सुधार करेंगे, कोई और टेक्निक्स अपनाएंगे, अब कुछ कोई और टीचिंग प्रोसेस अपनाएंगे जिससे बच्चा जो है वो उसको अच्छे से चीज़ें समझ में आ सके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है, निम्न में से कौन सा विकल्प इस भ्रमण के लिए सही है। मतलब ईवीएस अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके लिए क्या होता है कि आप फील्ड में उनको ले जाइए, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्यों, क्योंकि बच्चे जो है फील्ड में अवलोकन करके खुद इंटरेक्ट करके अच्छे से चीज़ों को सीख पाते हैं। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो भ्रमण के लिए सबसे सही क्या है स्थिति है। पहला ऑप्शन है हमारा सॉरी, पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नजदीक किसी स्थान पर जाना। दूसरा ऑप्शन है किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना। तीसरा ऑप्शन है किसी नजदीक स्थान पर जाना। चौथा ऑप्शन है अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना। तो अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना तो नहीं की, लेकिन क्या होना चाहिए, वो हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड होना चाहिए। हमारी जो भी जहाँ भी हम जा रहे हैं वो जो हम बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं उस पे फोकस उसका होना चाहिए, ना कि सिर्फ हमें जो पसंद है जगह हम वहाँ पे ले जाएं। किसी नज़दीक स्थान पर जाना मतलब सिर्फ नज़दीक स्थान है इसलिए हम जा रहे हैं, तो ये भी नहीं सही है। किसी दूर दराज व परिचित स्थान पर जाना मतलब जहाँ से जिस स्थान से बच्चे परिचित हैं वहाँ पे ले जाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वहाँ पे तो बच्चे ऑलरेडी वो उस स्थान से परिचित हैं, तो ये भी नहीं सही है। पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्टि क्रियाकलाप के साथ मतलब कि पहले से योजना बनाइए आप और प्रतिपुष्टि प्राप्त कीजिए, सभी मतलब कुछ ऐसी क्रियाएं हों जिनसे आपको लगता हो कि हाँ हम बच्चों को वहाँ ले जा सकते हैं, तो वहाँ पे जाने के बाद बच्चे सीखेंगे। के साथ साथ क्या हो, वो स्कूल के किसी नज़दीक स्थान पे हो, ऐसा ना हो कि बहुत दूर हो, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं, आप प्राथमिक स्तर पर ले जा रहे हैं। तो क्या है, ऐसी पूरी योजना बनाइए उसकी, और कुछ जो बच्चे सीख सकते हों ऐसी कुछ क्रियाकलाप उनको बताइए और क्या उनको वहाँ पे करना है, ये सब आप समझाने के बाद किसी ऐसे स्थान पे जाइए, कोशिश कीजिए कि जो हो वो स्कूल से ज़्यादा दूर पर ना हो। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही होगा? मतलब आपको बताना है कि एक क्या है कि एक ईवीएस की कक्षा जो होती है वो बहुत खुशी खुशी वाली होनी चाहिए, मतलब बहुत अच्छी होनी चाहिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी हो। तो आपको बताना है इसमें कि कौन सा कथन है जो इसके लिए सही होगा। पहला ऑप्शन है, शिक्षक कक्षा में खुश रहती हैं और विद्यार्थी उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, सख्त अनुशासन का संचालन करना जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहें। तीसरा ऑप्शन है, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। चौथा ऑप्शन है, सुनिश्चित करना कि वे पुस्तक को पढ़ें तथा बेहतर समझ के लिए पाठ्य विषय को रेखांकित करें। तो क्या है, ईवीएस की कक्षा को, किस कक्षा को आप खुशगवार कहेंगे? ये शिक्षक कक्षा में खुश रहती हैं, मतलब शिक्षक आती हैं और वो खुश रहती हैं और विद्यार्थी जो है उनके निर्देशों का खुशी खुशी पालन करते हैं। तो ये सही नहीं है कि जो भी टीचर का जैसा मूड है उसी हिसाब से चीजें होंगी, तो वो तो नहीं सही है। सख्त अनुशासन का संचालन करने जिससे वे लिखित कार्यों पर केंद्रित रहे, मतलब सख्त अनुशासन है बहुत ज्यादा और बच्चे क्या कर रहे हैं, बस अपना काम पूरा करने में लगे हुए हैं, तो ये भी नहीं सही है। तीसरा कह रहा है, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना एवं क्रियाकलाप करना। बच्चे क्या कर रहे हैं, अवलोकन कर रहे हैं, मतलब कि चीजों को देख रहे हैं, नया खोज रहे हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं और कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये है सही है, क्योंकि ईवीएस की कक्षा को कैसा होना चाहिए, जहाँ हम बच्चों को अवलोकन करने का मौका दें, कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मौका दे, प्रश्न पूछने का मौका दे, कुछ एक्टिविटी करने को उनको दे, तो ऐसी कक्षा को हम ईवीएस की एक अच्छी कक्षा कहेंगे। तो ये हमारा राइट आंसर हो गया। चौथा कह रहा है, सुनिश्चित करना कि वे पाठ्य पुस्तक को पढ़े, मतलब वो पुस्तक को पढ़े और बेहतर समझ के लिए क्या करें, जो इम्पोर्टेंट है उसको रेखांकित करें। तो ये तो नहीं सही है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। मतलब बच्चों में एक विश्लेषण का गुण आप विकसित करना चाहते हैं, तो इसके लिए एक वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। मतलब वंश वृक्ष होता है नहीं कि ग्रैंडफादर, फिर फादर, फिर बच्चे, इस तरह से जो वृक्ष बनता है वो उपयोगी है। तो आपको बताना है कि इसके मतलब ये क्यों उपयोगी है, ये आपको बताना है। पहला है, यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है, मतलब एक संयुक्त परिवार है उसके बारे में बताता है। इसलिए विश्लेषण मतलब क्या होता है कि किसी चीज को समझ के उसको अच्छे से उसको समझ कर पाना, उसका विश्लेषण कर पाना, उसको बता पाना। दूसरा ऑप्शन है, यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, मतलब सिर्फ निकट के जो परिवार के सदस्य हैं इसके बारे में है, इसलिए ये सही है। तीसरा है, यह केवल दादा दादी, नाना नानी के बारे में तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है। चौथा ऑप्शन है, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंधों के बारे में है। तो क्या है, यह संयुक्त परिवार एवं उनके संबंधों के बारे में है? नहीं, इसलिए नहीं होता क्योंकि मतलब क्या होता है, इससे क्या होता है कि इससे बच्चे जो है वो समझ पाते हैं कि विकास किस तरह से होता है, लोग किस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मतलब वो समझ लीजिए कि स्थानिक से वैश्विक की तरफ की जो उनकी समझ है वो विकसित होती है। मतलब कि हम कैसे औरों से रिलेटेड है, मतलब हम क्या हैं, हम एक छोटी चीज हैं, हम कैसे और ब्रॉड जो पूरी दुनिया है हम उससे कैसे रिलेटेड हैं, ये समझ उनमें विकसित होती है इससे। यह केवल निकट परिवार के सदस्यों के बारे में है, तो ये भी नहीं है। यह केवल दादी, नाना नानी के बारे में है तथा परिवार के अन्य सदस्यों से उनके आपसी संबंधों के बारे में है, तो ये भी नहीं सही है। यह क्या है, यह अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों के आपसी संबंध के बारे में। ये क्या बताती है कि जो परिवार के जो अलग अलग सदस्य हैं, अनेक पीढ़ियों से जो चले आ रहे हैं, हम उनसे कैसे रिलेटेड है, हमारा उनसे क्या संबंध है, ये बताता है। कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईवीएस में आकलन का संकेतक है, मतलब ईवीएस में आप आकलन कर रहे हैं, इसका संकेतक क्या है ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है चर्चा करना, दूसरा ऑप्शन है स्मरण करना, तीसरा ऑप्शन है कथन देना, चौथा ऑप्शन है सूची बनाना। तो चर्चा करना, जब आप चर्चा करते हैं तो क्या होता है कि पता चलता है कि बच्चा किस डायरेक्शन में सोच रहा है, उसने जो आपने बताया है वो कितना सीख पाया है, तभी तो वो किसी बात पे चर्चा कर पाएगा।
अगर उसको वो समझ नहीं होगी कि किसी कॉन्सेप्ट के बारे में, तो वो उस पर कुछ भी नहीं बोल पाएगा जब तक उसको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो ये क्या है, ये एक आकलन का तरीका है। स्मरण करना मतलब चीज़ों को मेमोराइज कर लेने से आकलन नहीं होता है। कथन देना मतलब कुछ कोई आपने कथन दे दिया तो उससे भी आपको बच्चे का आकलन नहीं पता चलेगा। सूची बना लिया मतलब किसी चीज़ की सूची बनाने से भी आकलन नहीं होता, लेकिन चर्चा करने से आप आकलन आप समझ पाएंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सा क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा। मतलब कक्षा 3 में आप मानचित्रण पढ़ा रही है बच्चों को, तो इसमें से कौन सी एक्टिविटी होगी जो कि सबसे अच्छी होगी, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है हमारा, उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहना। मतलब बच्चों को आप कहिए कि वो अपने घर का एक रेखा चित्र बनाए। दूसरा ऑप्शन है, उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने को कहना। तीसरा ऑप्शन है, उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना। चौथा ऑप्शन है, उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना। तो क्या उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को, मतलब अपने घर का वो एक रेखा चित्र बनाए, तो ये तो नहीं सही होगा। उनसे उनके घर से स्कूल का रास्ता अंकित करने के बाद इससे क्या होगा, वो मानचित्रण में क्या होगा, वो जान पाएंगे कि स्कूल से घर तक का रास्ता किस तरह से है, कहाँ पे क्या पड़ता है, वो सब जो जो भी। इससे क्या होगा भाई, घर में क्या होते हैं, सिर्फ कमरे कमरे होते हैं, लेकिन रास्तों में आपको कहीं मेडिकल स्टोर मिलेगा, कहीं पे कोई दुकान मिलेगी, कहीं हॉस्पिटल मिलेगा, मंदिर मिलेगा, अलग अलग पुलिस स्टेशन मिलेगा। तो वो उनको किस तरह से, किस संकेतों से हम प्रकट करते हैं, ये भी बच्चे जान पाएंगे। और रास्तों का वो बता पाएंगे कि हाँ हम इस तरह पे आते हैं तो फिर यहाँ पे ये पड़ता है, यहाँ पे हॉस्पिटल है, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे पुलिस स्टेशन है, यहाँ पे दुकान है। तो इस तरह से जब वो बताएंगे बनाएंगे तो उनमें मानचित्रण की अच्छी समझ विकसित होगी। उनसे अपनी कक्षा का चित्र बनाने को कहना, अगेन क्या होगा, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी इसमें नहीं रहेगी, मतलब बहुत ज़्यादा उनको सोचने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस एक क्लासरूम का चित्र बनाना रहेगा। उनसे उनके आस पड़ोस का रेखा चित्र बनाने को कहना, तो ये तो नहीं सही होगा। इससे बेहतर क्या है कि वो अपने घर से स्कूल तक का रास्ता को बताएं, क्योंकि वो रोज आ रहे हैं, उनके बहुत ज़्यादा वो फेमिलियर है उससे, और साथ ही साथ उसमें डाइवर्सिटी भी है कि मतलब बहुत सी चीज़ें वहाँ पे उनको मिल जाएंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थियों को पशु का उप थीम पढ़ाना है। निम्न में से कौन सी युक्ति इस विषय को विद्यार्थियों तक संपादित करने के लिए सबसे उपयुक्त है। मतलब एक शिक्षक है, उनको अपने क्लास 1 के स्टूडेंट्स को पशु का जो उप थीम है उसको बताना है, वो पढ़ाना चाहते हैं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सी टेक्निक होगी जो उनके लिए सबसे उपयुक्त होगी। पहला ऑप्शन है हमारा, विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं। तीसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना। चौथा ऑप्शन है, विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना। तो विद्यार्थियों से कहें कि वे जानवरों की सूची बनाएं, मतलब वो क्या करें कि एक सूची बना लें जानवरों की और फिर उससे सिखाएं, तो ये नहीं सही है। विद्यार्थियों को जानवरों के बारे में बताएं, मतलब विद्यार्थियों को क्या करें, वो टीचर जो है वो जानवरों के बारे में बता दे। तो यहाँ पे क्या होगा कि बच्चा जो है वो एक पैसिव लिसनर की तरह सुनेगा सिर्फ, और जो टीचर होगा वो ज़्यादा एक्टिव होगा, तो ये भी नहीं सही है। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर के भ्रमण पर ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव देना, मतलब ये तो सबसे अच्छा है कि क्या करिए, यहाँ पे बच्चा एक्टिव रहेगा, वो जाएगा, चीज़ों को अवलोकन करेगा, लोगों से बातचीत करेगा, उन अलग अलग जानवरों को खुद से देखेगा। मतलब प्रत्यक्ष जो अनुभव होता है वो हम बहुत ज़्यादा दिनों तक याद रखते हैं। उस जो पर्सनल हम एक्सपीरियंस करते हैं वो चीज़ें हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आ जाती हैं, बहुत अच्छे से वो जगह बना लेती हैं, तो ये से सही है। विविध प्रकार के जानवरों के रंगीन चित्र दिखाकर जानवरों के बारे में समझ विकसित करना, मतलब अलग अलग चित्र दिखाइए और फिर बच्चों को बताइए। इससे अच्छा क्या है कि हम क्या करें, बच्चों को उनके डायरेक्ट उनसे हम अनुभव कराएं, उनको डायरेक्ट ले जाएं, वहाँ पे वो चीज़ों को देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर ब्लूमॉन्ट
के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझने में सहायता करते हैं। तो डॉक्टर जो ब्लूमोंट के टेस्ट हैं वो क्या करते हैं कि बच्चों को जो वैज्ञानिक किस तरह से काम करते हैं, वैज्ञानिकों को की क्या भूमिका होती है, इस बारे में समझने में मदद करते हैं। आपको बताना है कि नीचे लिखी वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब ये विधियां जो लिखी हुई हैं इसको क्या करना है, आपको एक क्रम देना है कि कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, ये आपको बताना है। तो क्या कह रहा है, परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना। दूसरा कह रहा है परिकल्पना प्रस्तावित करना। तीसरा है प्रश्न पूछना सॉरी। चौथा है अनुमान का परीक्षण करना। पांचवा है अनुमान लगाना। छठवां है प्रेक्षण करना। तो आपको बताना है इसमें कौन सा सबसे पहले आएगा। प्रेक्षण करना, परिणामों को अंकित करना और निष्कर्ष निकालना, ये तो सबसे लास्ट में आएगा। परिकल्पना प्रस्तावित करना, मतलब परिकल्पना क्या होता है कि आप पहले से कुछ हाइपोथेटिकल, मतलब उसके बारे में कुछ सोचिए कि कई हाइपोथेसिस तैयार की जाती है कि हाँ ये हो सकता है, फिर जो नहीं होता हम उसको काट देते हैं। तो ये हम क्या करते हैं, ये हमारी बात की प्रोसेस होती है। प्रश्न पूछना, ये भी बात का। अनुमान का परीक्षण करना, मतलब जो हमने परिकल्पना बनाई है फिर उसका हम परीक्षण करें। अनुमान लगाना, प्रेक्षण करना। तो क्या होगा, सबसे पहले क्या होगा कि हम प्रेक्षण करें, मतलब कुछ क्या करें कि हम कुछ रिसर्च करें। पहले हम क्या करेंगे, प्रेक्षण करेंगे। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, मतलब लोगों से हम अलग अलग जानकारी इकट्ठा करेंगे। फिर उसके बाद हम उस जानकारी के आधार पर कुछ परिकल्पनाएं, हाइपोथेसिस तैयार करेंगे, कुछ परिकल्पनाएं तैयार करेंगे कि हाँ ऐसा ऐसा ये सब चीज़ें, ये हमारे कॉन्सिक्वेंसेस, ये परिणाम हमारे हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि कुछ अनुमान लगाएंगे उस आधार पर कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमने अनुमान लगाया है उसका क्या करेंगे, हम परीक्षण करेंगे कि हाँ हमारा अनुमान सही हो सकता है कि नहीं सही हो सकता। फिर उसके बाद लास्ट में क्या होता है कि हम परिणाम जो आते हैं उनको अंकित करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो क्या होगा, पहले 6 आएगा, फिर आएगा तीसरा हमारा प्रश्न पूछना, फिर आएगा हम परिकल्पना प्रस्तावित करते हैं। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अनुमान लगाएंगे यानी पांचवा। फिर हम क्या करेंगे, अपने अनुमानों का परीक्षण करेंगे यानी कि फोर्थ है। फिर लास्ट में 1 यानी 1 हो गया, 2 3 और अनुमान लगाना 4 5 और ये 6 लास्ट में फर्स्ट नंबर पे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, 6 3 2 5 4 1, ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है। मतलब विद्यार्थियों को आप जैव विविधता का अनुभव देना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी विधि है जो सबसे अच्छी है। वह जैव विविधता क्या होती है कि एक ही जगह पे जो अलग अलग जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे जो वो सब रहते हैं, हम उनको जैव विविधता बोलते हैं। पहला क्या कह रहा है, पंछियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। दूसरा ऑप्शन है प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना। तीसरा ऑप्शन है पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना। चौथा ऑप्शन है विलुप्त पक्षियों पर वार्ता व भाषण देना। तो क्या है, पंछियों की प्रजाति संबंधित पुस्तकें व लेख पढ़ने के लिए देना। तो इसमें बच्चे जो है वो जैव विविधता के बारे में नहीं जान पाएंगे, लेकिन क्या है, पक्षियों की प्रजातियों के बारे में जान पाएंगे। प्रवासी पक्षियों के बारे में विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, मतलब जो बाहर से, हमारे विदेशों से हमारे पक्षी हमारे देश में आते हैं, उनके बारे में हम क्या करें, बच्चों को एक छोटी सी फिल्म या वीडियो क्लिप दिखाएं। तो ये भी नहीं सही है उतना, उससे भी बच्चों को जैव विविधता के बारे में समझ नहीं हो पाएगी। पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए क्या जल जाना, मतलब यहाँ पक्षी अभ्यारण्य में क्या होता है कि अलग अलग जानवर होते हैं, अलग अलग पंछी होते हैं, वो रहते हैं। तो बच्चे क्या करेंगे, एक ही स्थान पे अलग अलग पक्षियों को देखेंगे तो उनमें जैव विविधता की समझ विकसित होगी और वहाँ पे वो खुद ही स्वयं अवलोकन करेंगे तो एक्टिव रहेंगे और अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। विलुप्त पक्षियों पर वार्ता व भाषण देना, मतलब विलुप्त पक्षियों पर हम बात करेंगे तो वो इससे जैव विविधता का कोई, मतलब जैव विविधता को वो ज़्यादा अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है
उसे लगता है कि उसकी कक्षा के शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें। उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। मतलब एक जो आदित्य है वो बहुत अच्छा स्टूडेंट है, मतलब आप इसको गिफ्टेड चाइल्ड कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट है, जो बहुत एक्टिव है, बहुत ज़्यादा जल्दी से चीज़ों को सीख पाता है, गिफ्टेड चाइल्ड की कैटेगरी में आता है ये। तो उसे ये लगता है कि जो उसके शिक्षक हैं वो उसकी जो जिज्ञासाएं हैं उसको पूरा करें। तो एक शिक्षक के तौर पे आप क्या करेंगे कि जिससे वो जो है वो उसको लगे कि हाँ, जो शिक्षक है वो हमारी जिज्ञासाओं की पूर्ति कर पा रहे हैं, हमें सही से सिखा पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ सीख नहीं रहा हूँ ऐसा, क्योंकि क्या होता है कि जो बच्चे ज़्यादा अच्छे से जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं फिर बाद में वो क्लास में बोर होने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, उसकी भी जिज्ञासाओं की पूर्ति करनी है। तो क्या करेगा एक शिक्षक, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है उसे अतिरिक्त समय देना, दूसरा ऑप्शन है उसे अधिक स्नेह देना, तीसरा ऑप्शन है उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, चौथा ऑप्शन है उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना। तो कौन सा होगा, उसे अतिरिक्त समय देना, मतलब क्या कीजिए आप उसे और एक्स्ट्रा टाइम दीजिए, तो ये तो सही नहीं है। उसे अधिक स्नेह देना, मतलब क्या कीजिए उसे क्या कहते हैं उसको और प्यार कीजिए, तो ये भी नहीं सही है। इससे क्या होगा, बच्चों को ये लगेगा कि टीचर सिर्फ उसे ही प्यार करते हैं, उसे ही मानते हैं, मुझे नहीं मानते। तो कुछ बच्चों में जो स्लो लर्नर हैं उनमें क्या होगा, उनमें वो सेम की फीलिंग आ सकती है, तो ये तो सही नहीं होगा। उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, मतलब वो कक्षा का नेतृत्व करे, मतलब एक मॉनिटर की तरह या इस तरह से उसको और अलग से दायित्व दीजिए, तो इससे उसकी जिज्ञासा की पूर्ति नहीं होगी। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, मतलब उसके लिए आप क्या कीजिए, कुछ स्पेशल जो है वो शिक्षण सामग्रियों का उपयोग कीजिए, तो उससे क्या होगा कि उसकी जिज्ञासा की पूर्ति होगी, जो वो जानना चाहता है वो चीज़ों को जान पाएगा। क्या होगा हमारा, कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से पर्यावरण अध्ययन का भाग है। आपको बताना है कि पर्यावरण अध्ययन इसमें से किससे का मतलब एक भाग है, मतलब कौन कौन से ये हैं जिससे मिलकर पर्यावरण बना हुआ है। पहला ऑप्शन है हमारा विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण शिक्षा की अवधारणाएं। तीसरा ऑप्शन है सामाजिक विज्ञान के मुद्दे और सरोकार। चौथा ऑप्शन है सामाजिक असमानता से संबंधित मुद्दे और सरोकार। तो कौन सा है कि पर्यावरण हमारा किससे रिलेटेड है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये तो बहुत इजी सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। मतलब कि जो स्लो लर्नर्स होते हैं, जो बच्चे थोड़ा सा स्लो सीख पाते हैं, तो उनको सिखाने के लिए क्या होता है कि नाटक करना, मतलब कोई किसी चीज का अभिनय करना, ये एक अच्छा माना जाता है। तो आपको बताना है कि जिसमें से कौन कौन से सबसे उचित कारण है जिसकी वजह से हम नाटक को चुनते हैं स्लो लर्नर्स को सिखाने के लिए। तो पहला ऑप्शन है पारंपरिक नाटक की विधाएं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जुड़ने में सरल है। बी है पारस्परिक क्रिया के नाटक उसकी स्मृति में अधिक समय तक रहते हैं। सी है धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं। तो क्या है कि पारंपरिक जो नाटक की विधाएं हैं बालक के लिए विषय वस्तु से उसे जोड़ने में सरल है। कि क्या होता है कि जो पारंपरिक जो उनके आसपास होता है उस तरह के अगर हम नाटक करते हैं तो बच्चे क्या होता है कि वो उससे कनेक्शन फील करते हैं, जिससे वो अच्छे से सीख पाते हैं। तो ये तो सही है। पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृतियों में अधिक समय तक बने रहते हैं। मतलब जो पारस्परिक क्रिया के नाटक होते हैं, मतलब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं या जिसमें बच्चे अभी थोड़ा सा पार्टिसिपेट करता है, तो वो क्या करते हैं उनके दिमाग में बहुत समय तक बने रहते हैं। ये भी सही है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थियों को ना अभिनय पसंद करते हैं, ये ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा, ए और बी, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो गया हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक
विद्यार्थियों को सहायता करती है। मतलब पर्यावरण अध्ययन की जो शिक्षक बुक है वो बच्चों को किन किन विषयों में मदद करती है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है पर्यावरण विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। दूसरा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में। तीसरा ऑप्शन है सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में। चौथा ऑप्शन है पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में। तो क्या है, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने के लिए मदद नहीं करती है। क्या है, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, सिर्फ व्याख्या करने में मदद नहीं करती है। उनको क्या करना है, उनको नए ज्ञान का वो निर्माण कर सके, इस तरह के अवसर देती है कि वो बच्चे खुद कुछ खोज कर सके। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने में, हाँ, ज्ञान की रचना करने में क्या मदद करती है कि बच्चे जो है वो खुद से कुछ ज्ञान का कंस्ट्रक्शन कर सके, कुछ ज्ञान कंस्ट्रक्ट कर सके, कुछ नॉलेज वो खुद से डेवलप कर सके, पर्यावरण से क्या करके इंटरेक्शन करके। ये पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक बच्चों को प्रोवाइड करती है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दे और सरोकारों के प्रति प्रतिक्रिया देने में सिर्फ प्रतिक्रिया देना नहीं उद्देश्य है, हमारा ये उद्देश्य है कि बच्चे स्वयं कुछ ज्ञान का निर्माण कर सके। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया हमारा? ऑप्शन नंबर 3। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।